हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत देख लिए थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के 3 स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत है, अप्राकृतिक स्रोत है और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य है। तो अप्राकृतिक स्रोत में तो हमने देख लिया था घनत्व है, दबाव है और तापमान है। और पृथ्वी के की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य भी हमने देख लिए थे। हम देख रहे थे प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हमने ज्वालामुखी देख लिया था। अब हम देखेंगे भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य देखिए, भूकंप विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसको भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो प्रामाणिक जानकारी है वो भूकंप विज्ञान के अध्ययन से ही मिलती है, भूकंपीय तरंगों से मिलती है। और जहाँ पे भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर में जिस स्थान पे भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है, यानी कि भूकंपीय तरंगें जहाँ से शुरू होती हैं उसे भूकंप मूल कहा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है और भूकंपीय तरंगों का उद्गम यहाँ से हुआ है, तो ये हो जाएगा मूल, भूकंप मूल, या इसे केंद्र भी कहते हैं, फोकस इंग्लिश में, ठीक है। और पृथ्वी में जिस भी स्थान पे सबसे पहले इन तरंगों को महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे ठीक इसके ऊपर जहाँ पे भी जिस भी स्थान पे महसूस किया जाएगा, मानते हैं यहाँ पे महसूस किया गया, तो ये हो गया इसका अधिकेंद्र, यानी कि एपिसेंटर। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को जिस भी चैप्टर्स को बताना है कि इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए तो चैप्टर नेम लिख दिया करिए, क्योंकि क्या होता है कि हर बुक में जो चैप्टर्स होते हैं ना वो अलग अलग दिए हुए होते हैं। किसी में वही चैप्टर जो है वो 4 में दिया हुआ रहेगा, किसी में 5 में, किसी में 3 में, इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो आप चैप्टर नेम लिख दिया करिए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी अच्छी मिल सके, इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को इसमें कहीं पे भी थोड़ी कमी भी नज़र आ रही है तो भी कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ये भी कमेंट करके बताइए, और कोई डाउट अगर हो तो भी बताइए। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना, भूकंपों के बारे में अध्ययन करना भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंपीय तरंगों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रामाणिक जानकारी किस स्रोत से मिलती है या किससे मिलती है, तो भूकंपीय तरंगों से मिलती है। उसके बाद आता है कि भूकंपीय केंद्र किसे कहते हैं या केंद्र किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के गर्भ में जिस भी स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है, भूकंपीय तरंगों की शुरुआत होती है, उसे केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र जिस स्थान पे इन तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, जिसके ठीक ऊपर होती है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये जो तरंगे हैं ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला तो होता है प्राथमिक तरंगे, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी तरंगे, जिसको द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। तीसरा होता है धरातलीय तरंगे, जिसे सरफेस वेव्स भी बोलते हैं, या इसे लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहते हैं। सबसे पहले जो हम
पहला देख लेते हैं कि प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं। प्राथमिक तरंगों की गति होती है 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये जो तरंगे होती है, जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, ये ठोस पदार्थों में आसानी से गुजर जाती, लेकिन जैसे ही कुछ द्रव पदार्थ आता है या कुछ लचीला पदार्थ आता है तो इसकी गति जो है वो धीमी होने लगती है। ये तरंगे जो है ये ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं और इन्हें संक्षेप में पी लहरें भी कहते हैं। और इनकी जो लघु तरंगे होती हैं ये पीजी और पी स्टार तरंगे कहलाती हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, द्वितीयक तरंगे किसे कहते हैं। तो जो इसको इंग्लिश में सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं या इसको एस वेव्स भी या एस तरंगे भी कहते हैं। इसकी जो गति होती है वो 3 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे जो होती है वो ठोस पदार्थों में गहराई तक तो चली जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है इनकी गति प्रभावित होने लगती है। ठीक है, और ये जो तरंगे हैं ये द्रव या लचीले पदार्थ में लुप्त हो जाती है। लुप्त मतलब गायब हो जाती हैं, रहती ही नहीं है। तो इन तरंगों का क्या हुआ कि ठोस में तो चलती है, लेकिन जैसे घनत्व बढ़ता है ये इनकी गति क्या होती, प्रभावित होने लगती, यानी कि कम होने लगती। लेकिन द्रव या लचीले पदार्थों में ये लुप्त हो जाती है, ये गायब हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। तीसरा हम देख लेते हैं धरातलीय तरंगे। इन्हें विनाशकारी तरंगे भी कहते हैं। यही जो धरातलीय तरंगे हैं ये हमारे पृथ्वी के धरातल पर जो भूकंप आते हैं यही तरंगे होती है, जो इतना विनाश करती है, यही तरंगे होती हैं। इनकी गति होती है लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ये धरातल तक ही सीमित रहती है, ये पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाती है और ये विनाशकारी होती है। धरातल पर ये विनाशकारी होती हैं और इन्हें संक्षेप में एल तरंगे भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि शैडो जोन किसे कहते हैं, छाया क्षेत्र। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो भूगर्भ में वह स्थान, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पे तरंगों का कोई प्रभाव नहीं होता है, जहाँ पे तरंगों का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि वहाँ ना पी तरंगे होती हैं ना एस तरंगे होती, दोनों तरंगे नहीं होती। तो वो जो क्षेत्र होता है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हम एक चित्र बना लेते हैं, मानते हैं ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। यहाँ से तरंगों का उद्गम हुआ है, ये केंद्र हो गया, यहाँ से तरंगे चल रही हैं, ठीक है। और ये है भूगर्भ, ये क्रोड है, ठीक है। ये तरंगे क्या है, चल रही हैं। ये एस तरंगे हो गई, ये पी तरंगे, फिर ये एस तरंगे और ये क्या हो गई, पी तरंगे। ये भी पी तरंगे हैं। अब देखिए यहाँ जो तरंगे हैं, इस तरंगे क्या है कि ठोस पदार्थों में व्यवहार कर रही है, ठोस पदार्थों में गुजर रही हैं। लेकिन जैसे ही तरल पदार्थ आया, यानी कि क्रोड आया, जैसे ये लुप्त हो गए,
लेकिन पी तरंगे क्या हुई कि वक्राकार होकर, यानी कि वक्राकार कहते हैं किसी भी तिरछी रेखा को, वक्राकार होकर मुड़कर ये पार कर गई। अब देखिए यहाँ तो यहाँ तक एस तरंगे आ गई, ठीक है, लेकिन फिर जो पी तरंगे हैं वो यहाँ से आ रही हैं। तो ये इतना एरिया क्या हुआ, इतने एरिया में किसी भी तरह का कोई तरंग प्रभाव नहीं है, कोई भी तरंग नहीं है। तो इसी एरिया को हम कहते हैं छाया क्षेत्र या तरंगों से मुक्त क्षेत्र। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छाया क्षेत्र। पी और एस, पी एस तरंगों का छाया क्षेत्र। इधर भी हो गया पी एस तरंगों का छाया क्षेत्र, ठीक है। देखिए भूकंप तरंगों के भीतरी भागों या भूगर्भ की ओर जाने पर वक्राकार मार्ग बनता है। इस तरंगे आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और पी तरंगे भी यहाँ विशेष प्रकार से मोड़ कर लेती है। भूकंप मूल केंद्र से पृथ्वी के दोनों ओर विपरीत भाग के किनारों की ओर ऐसा छाया क्षेत्र बन जाता है जहाँ किसी भी तरंगों का प्रभाव नहीं होता। यहाँ और यहाँ ये विपरीत क्षेत्र है, यहाँ तरंगों का ऐसा प्रभाव पड़ता है, यहाँ ऐसा एरिया बन जाता है यहाँ किसी भी तरंगों का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो इसे ही तरंगों से मुक्त क्षेत्र या छाया क्षेत्र कहते हैं, इसे ही शैडो जोन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि गौण तरंगे किसे कहते हैं। कुछ गौण तरंगे भी होती हैं, हम उन्हें देख लेते हैं कि गौण तरंगे किसे कहते हैं। गौण तरंगों का पता लगाया था जेफ्रे महोदय ने। क्रोशिया द्वीप की कुल्पा घाटी में जब भूकंप आया था तो उसके निरीक्षण में ही इन्हें मिला था कि पी और एस तरंगों से भी कम गति वाली कुछ तरंगे हैं जो उन्हीं की तरह व्यवहार करती है। जैसे पी की तरह तो व्यवहार करती हैं, लेकिन जितनी गति की पी तरंग की जितनी गति है उससे कम गति की है। और देखा था कि इस तरंग के जैसा ही व्यवहार कर रही तरंग, लेकिन गति उससे कम है, तो उसे ही कहते हैं गौण तरंगे। उसे ही गौण तरंग नाम दे दिया गया। इनमें नाम दिया गया, पहला था पीजी और एसजी तरंग और दूसरा था पी स्टार और एस स्टार तरंग। पीजी तरंगों की गति होती है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड और एसजी तरंगों की गति होती है 3.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पी स्टार और एस स्टार तरंगों का पता लगा था 1923 में ट्यूर्न नामक स्थान में। ट्यूर्न जो है जगह है, वहाँ 1923 में पता लगाया गया था पी स्टार और एस स्टार तरंगों के बारे में। पी स्टार तरंगों की गति होती है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड और एस तरंगों की गति होती है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इन्हें कितने परतों में बांटा गया है। पृथ्वी का निर्माण कई समकेंद्रीय परतों से हुआ है। इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन परतों में अंतर किया जा सकता है। तो इन गुणों में कौन कौन से हैं? इन गुणों में सबसे पहला आता है घनत्व, फिर आता है तापमान, और इनमें जो पाए जाने वाले धात्विक पदार्थ है, जो इनमें धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं वो, और फिर आता है चट्टानें। ये सब क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा गया है। सबसे पहला तो है भूपर्पटी, जो हमारा ऊपरी परत होता है, जिसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर होती है। दूसरा होता है भूप्रवार, यहाँ जिसकी मोटाई क्या होती है 2900 किलोमीटर। ये ठीक भूपर्पटी के ठीक नीचे ये परत पाई जाती है। उसके बाद आता है भूक्रोड, इसकी गहराई होती है 3500 किलोमीटर और ये भूप्रवार यानी कि मेंटल के नीचे पाया जाता है। देख लेते हैं पहले हम भूपर्पटी कि भूपर्पटी किसे कहते हैं।
भूपर्पटी को भूपृष्ठ भी कहते हैं, भूपटल भी कहते हैं, भूपर्पट्टी भी कहते हैं और इसे पपड़ी भी कहते हैं। इसकी जो मोटाई है वो 5 से 70 किलोमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है? इसकी जो मोटाई है देखिए, ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया हमारा ऊपरी भाग, यानी कि मानते हैं से परपट्टी बना रहे हैं, ठीक है। इसकी मोटाई है 5 से 70 किलोमीटर। अब देखिए इसका जो विस्तार है वो महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा होता है और महासागरों के नीचे कम होता है। देखिए कैसे, ये तो धरातल है तो यही महाद्वीप हो गए, लेकिन महासागरों में क्या होता है कि गड्ढे होते हैं। तो देखिए ये महासागर है, ये गड्ढे हो गए, तो इसका विस्तार यहाँ पे देखिए क्या है, ज़्यादा है, लेकिन महासागरों के नीचे क्या है, कम है। यहाँ पे देखिए इसकी मोटाई देखिए, महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कम है और महाद्वीपों के नीचे क्या है, ज़्यादा है। तो इसका विस्तार महासागरों के नीचे कम होता है और महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 5 से 70 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। और इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी भाग जो होता है वो हल्की चट्टानों से बनी होती है और जो निचला भाग होता है वो भारी चट्टानों से बना होता है, अपेक्षाकृत भारी चट्टानों से बनी होती है। इस परत का जो औसत घनत्व है वो 2.75 से 2.90 तक है। ओके, अब आता है हमारा भूप्रवाह। सेकेंड लेयर हम देख लेते हैं, भूप्रवाह, जिसको इंग्लिश में मेंटल कहते हैं। भूपर्पट्टी के ठीक नीचे जो समकेंद्रीय परत मिलती है, भूपर्पट्टी के ठीक नीचे, यानी कि ये परत स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के आपका हो गया भूप्रवाह, या इसको मेंटल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो मोटाई है या गहराई भी कह सकते हैं, ये है 2900 किलोमीटर, ठीक। और ये और अधिक घनी चट्टानों से बनी होती है, यानी कि भूपर्पट्टी जितनी घनी चट्टानों से बनी है उससे ज़्यादा घनी चट्टानों से भूप्रवाह या मेंटल बना हुआ है। इसके भी 2 भाग है, ऊपरी भूप्रवाह और भीतरी भूप्रवाह। ऊपरी भाग का घनत्व क्या है? 2.90 से 4.75 तक है और भीतरी भाग का घनत्व 4.75 से 5.68 तक है। अब हम तीसरा देख लेते हैं, भूक्रोड। भूप्रवाह के ठीक नीचे भूक्रोड या केंद्रीय पिंड मिलता है। देखिए यहाँ तक तो भूप्रवाह खत्म हुआ, यहाँ पे इस लाइन पे भूप्रवाह की एंडिंग हुई है और यहाँ से शुरू होता है हमारा भूक्रोड या क्रोड, भूक्रोड या कोर, ठीक है। इसकी जो मोटाई है या गहराई है ये 3500 किलोमीटर है और यहाँ लोहा और निकल जैसे धातु मिलते हैं, लोहा और निकल जैसे भारी धातुएं मिलते हैं यहाँ। और पृथ्वी को जो चुंबकीय शक्ति है, पृथ्वी के पास जो चुंबकीय शक्ति है वो इसी परत से मिलती है पृथ्वी को, इसलिए इसे चुंबकीय पिंड भी कहते हैं या चुंबकीय क्रोड भी कहते हैं इसे। और इस भाग को भी, इस परत को भी 2 भाग में विभाजित किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला तो होता है बाह्य क्रोड और दूसरा होता है आंतरिक क्रोड। देखिए सबसे पहला होता है क्या, ये हो गया बाह्य क्रोड और ये हो गया बाह्य क्रोड और ये हो गया आंतरिक क्रोड। सब में उसी तरह से है, ये हो गया बाह्य भूप्रवाह, ये हो गया आंतरिक भूप्रवाह। इसमें भी इसी तरह से ये हो गया बाह्य परपट्टी, ये हो गया आंतरिक परपट्टी। तो जो बाह्य क्रोड है इसमें इस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरंगे क्या होती हैं कि तरल पदार्थों में या द्रव पदार्थों में या लचीले पदार्थों में लुप्त हो जाती। और देखिए बाह्य क्रोड में इस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। इसका मतलब ये हुआ कि जो
ऊपरी जो बाह्य क्रोड है वो द्रव्य पदार्थों से निर्मित होनी चाहिए, कुछ द्रव्य पदार्थों से या उससे कुछ सिमिलर गुणों वाले पदार्थों से, गुणों वाले तत्वों से निर्मित होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो भूकंपीय इस तरंगे हैं वो प्रवेश नहीं कर पा रही, वो एंटर नहीं कर पा रही हैं। दूसरा है बी है आंतरिक कोरोड। जो आंतरिक कोरोड है ये है आंतरिक कोरोड, ठीक है, ये है आंतरिक कोरोड और ये है बाह्य कोरोड। आंतरिक कोरोड का जो घनत्व है वो 11 से अधिक है और इसको ठोस जैसा माना गया है क्योंकि इसका घनत्व क्या है, अधिक है। और इसमें जो पी तरंग है उसकी पी तरंगों की गति इसमें 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। अब देखिए पी तरंगों की गति ठोस में तो अधिक होती है और इसमें तो और अधिक है, 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसलिए इसको माना गया है ठोस के जैसा। और जो बाह्य क्रोड है क्योंकि उसमें इस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती है इसलिए उसको माना गया है द्रव के जैसा या फिर उससे कुछ सिमिलर गुणों वाले जो तत्व होंगे उससे बना हुआ उसको माना गया है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया है, हम रिवीजन कर लेते हैं शुरू से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने तो सबसे पहले पढ़ा भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। तो भूकंपीय तरंगों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रामाणिक जानकारी किससे मिलती है, भूकंप तरंगों से मिलती है। भूकंप केंद्र कहते हैं या केंद्र कहते हैं जिस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं और उसे जिस स्थान पर सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। इसके तीन प्रकार है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, तृतीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगे क्या है कि ठोस पदार्थों में आसानी से गुजर जाती, द्रव पदार्थों में इनकी गति थोड़ी धीमी होती है लेकिन उनमें मुड़कर ये क्या होती है, पार हो जाती है। इनकी जो गति होती है 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको पी तरंगे भी कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी वेव्स जिसको द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। ये द्रव पदार्थों में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती हैं। ठोस पदार्थों में ये गुजरती है लेकिन जैसे जैसे ठोस पदार्थों में भी घनत्व बढ़ने लगता है इनकी गति क्या होती है, प्रभावित होने लगती है, मतलब कि इनकी गति कम होने लगती है और इसको इस तरंगे भी कहते हैं। तीसरा आता है धरातलीय तरंगे। इसकी गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये सिर्फ धरातल तक ही सीमित रहती है, ये पृथ्वी के अंदर नहीं जाती है और इसको एल तरंग भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में वह स्थान जहाँ पे तरंगों का कोई प्रभाव नहीं होता है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, गौण तरंगे है तो गौण तरंगे क्या क्या है, पीजी है, एसजी है, पी स्टार है और एस स्टार है। गौण तरंगे पीजी की गति है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एसजी की गति है 3.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, पी स्टार की गति है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड और एस स्टार तरंग की गति है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमने देखा भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भूपरपटी। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपरपटी कहा जाता है। इसको भूपृष्ठ भी कहते हैं, भूपटल भी कहते हैं और पपड़ी भी कहते हैं। इसकी मोटाई होती है 5 से 70 किलोमीटर और इसका जो औसत घनत्व होता है 2.75 से 2.90 तक होता है। और इसका विस्तार क्या है कि महासागरों के नीचे कम होता है और महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा होता है। सेकेंड है हमारा भूपरवार। भूपरवार का जो लेयर है वो भूपरपट्टी के ठीक नीचे से शुरू होता है। इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी भूपरवार और भीतरी भूपरवार। ऊपरी भूपरवार का घनत्व होता है 2.90 से 4.75 तक। भीतरी भाग का घनत्व होता है 4.75 से 5.68 तक। तीसरा आता है भूकरोड। ये भूपरवार के ठीक नीचे जो परत मिलती है, भूपरवार के ठीक नीचे जो परत मिलती है उसको कहते हैं भूकरोड। इसको
धातु पिंड, इसको धातु पिंड भी बोलते हैं, इसको केंद्रीय पिंड भी बोलते हैं। इसका जो अर्धव्यास होता है, जिसको त्रिज्या भी कहते हैं, ये होता है 3500 किलोमीटर। इसका घनत्व होता है 11 और इसमें लोहा और निकल जैसे पदार्थ मिलते हैं। इसके भी दो भाग है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड में इस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए इसको द्रव जैसा माना गया है। और आंतरिक क्रोड में पी तरंगों की गति क्या होती है, 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, इसलिए इसको ठोस जैसा माना गया है। और इसका घनत्व क्या होता है, 11 से अधिक होता है। तो आज का जो ये वीडियो है वो हो गया यहीं पे खत्म। कल हम स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे, उसको जानेंगे। इतने में आपको अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।